ये नया चैप्टर है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा है ना ये चैप्टर, लेसन सेकंड है आपका फिजिक्स का। पहला चैप्टर हम लोग मोशन बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, ऑनलाइन में अपलोड नहीं किया हूँ। लेकिन फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर जिसको नहीं आ रहा हो थोड़ा सा दिक्कत हो, अभी तो मैं क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ ना, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे मेरे से, लेकिन यहाँ तो पढ़ाऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एकदम समझ लो कि पहला चैप्टर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको रिवाइज करा के पढ़ा ही दूंगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि गति का, आप लोग पढ़े होंगे ना, गति का समीकरण। गति का समीकरण आप लोग पढ़े हो ना। यहां पे क्या पढ़ना है, बल तथा गति के नियम। अगर देखा जाए तो बल के कारण ही गति होती है, अब बल के कारण ही कोई चीज रुकती भी है। अगर बल नहीं लगेगा तो कोई चीज चलेगी भी नहीं, अब बल नहीं लगेगा तो कोई चीज रुकेगी भी नहीं। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो बल लगा रहे हो, साइकिल चल रही है। अगर पैडल मारना बंद कर दो तो आपका साइकिल धीरे 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 रुक जाएगी या गिर जाएगी, चाहे जैसे भी। क्यों रुक जा रही है बताओ? बल नहीं लग रहा। कौन? हाँ, मतलब जो आप बल लगा रहे हो ना उसके अपोजिट में भी एक बल लग रहा है ना। तो आप जैसे कोई कार्य कर रहे हो, जैसे इस दीवार को धक्का दे रहे हो, तो ये दीवार भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है, इसीलिए हम दीवार को धक्का नहीं दे पा रहे हैं। अब जब साइकिल लगा रहे हैं तो साइकिल के टायर पे एक बल लग रहा है जो हमारे बल लगाने के अपोजिट दिशा में लग रहा है ना, जिसके कारण साइकिल चल रही है। अगर मान लो कि अगर वही बल नहीं लगेगा, साइकिल के दूसरी तरफ बल नहीं लगेगा, तो क्या साइकिल चलेगी? चलेगी? क्या होगा? एक तरफ घुमाना है, एक तरफ नहीं, मैं तभी जाएंगी? चल वो ऐसे से घूमेगा साइकिल, पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा लेकिन पेडल नहीं घूमेगा। पहिया घूमेगा, पहिया भी नहीं घूमेगा, फिसलेगा बस। क्योंकि घर्षण बल के कारण क्या है, उसको फिर आगे लाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर ऐसे चलता है। अगर वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में बल नहीं लगेगा ना तो आपका साइकिल भी नहीं चलेगी, बस फिसलेगी। मतलब अगर हम लोग चल दिए ना तो फिसलते रहेंगे। अगर वही बल नहीं रहे, जिसको घर्षण बल बोलते हैं, हमारे बल के अपोजिट साइड लगता है, अगर वही बल नहीं रहे तो हम अगर बैठना भी चाहे तो बैठे घस से सरक गए, सोने गए बिस्तर से सरक के नीचे चले गए, है ना। मतलब कैसा हो जाएगा, मान लो क्या है, शीशा, उसके ऊपर तेल छिड़क दिए, अब उसको बोले इस पे दौड़ो, क्या होगा? आप लोग कदम तो नहीं चल पाएगा लेकिन फिसलते रहोगे। एक बार फिसल गए तो फिसलते ही रहोगे। मतलब यहाँ से पूरा धरती पर शीशा बिछा दो और तेल उस पर गिरा दो तो चलते रहो, है ना, जहां तक जा रहे हो जहां तक जाते रहो। मतलब वो भी बल जरूरी है, हमें स्थिर होने के लिए भी घर्षण बल जरूरी है और चलने के लिए भी घर्षण बल जरूरी है। क्योंकि वही घर्षण बल, जैसे मैं चल रहा हूँ, चलता हूं तो पृथ्वी हमें अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देती है आगे चलने के लिए। अगर बल नहीं लगेगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आगे बल लगाते हैं तो फिर पीछे से धक्का लगता है हमें, फिर वो हम आगे चलते हैं। तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी बल लगना जरूरी है, तभी हम लोग चल सकते हैं। चलो, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं गति का समीकरण पहले लेसन में। मोशन में क्या क्या होता है समीकरण? वो v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। और क्या है दूसरा? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा समीकरण, ये 3 समीकरण है। अब देखो, मैं इसके बताने से पहले बेटा एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि यहाँ पे दिक्कत ना हो आपको। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। भी क्या है? भी क्या है? अंतिम वेग। आप इसको भी लिख लेना आप लोग ना, अंतिम वेग। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। ए क्या है? त्वरण। वेरी गुड। टी क्या है? समय। यस क्या है? चली गई
दूरी। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो आपको विशेष ध्यान रखना है कि मान लो कि कोई, ये तो गतिशील कण है, मान लो कि कोई गतिशील कण है जिसका जो प्रारंभिक अवस्था में कोई कण है, प्रारंभिक अवस्था में किसमें था, साम्यावस्था में। कैसे लिखेंगे जी, साम्यावस्था में था, मतलब प्रारंभिक अवस्था में साम्यावस्था में है, मतलब रुका हुआ था पहले, मतलब रुका हुआ था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0। तो इस समीकरण में अगर u बराबर 0 रख देंगे तो सारे समीकरण अलग हो जाएंगे ना। पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस एटी, तो u की जगह क्या आएगा 0, तो 0 प्लस एटी, तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर एटी ना, पहला समीकरण v बराबर 80। दूसरा समीकरण आप भी लिख लेना, ऐसा मत सोचो कि मुझे आ रहा है तो नहीं लिखूंगा, रुक जाओ भी मत लिखना। दूसरा है, दूसरा अगर हम यहां पे देखो, यस बराबर यूटी प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू 0 इंटू टी का स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यूटी प्लस, अरे यार देख रहे हो मैं एक समान थोड़ा लिख कर दिया मैं एटी है ना, एटी का स्क्वायर, यू का वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, तो समीकरण पहला क्या हो गया, दूसरा हाफ एटी का स्क्वायर अगर प्रारंभिक वेग 0। तीसरा, ये तो पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा बेटा, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आएगा, ध्यान ध्यान लगाओ, एकदम कंसंट्रेट करो। हर जगह क्या आ रहा है देखो, हम v बराबर यू स्क्वायर है ना, u की वैल्यू बस क्या रख रहे हैं 0 हर जगह, देखो u की जगह 0, u की जगह यहां भी 0, देखो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना, तो u की जगह 0 रख दो तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, हाफ एटी का स्क्वायर। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, u की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2a यस, तो तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2a यस। तो ये भी जानना जरूरी है आपका, ठीक है, इसको लिख लीजिए, पहले लिखिए फटाफट, थोड़ा सा रोशनी थोड़ा सा उधर सर को, चलो अभी तो कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ लिए। अब ये मत समझना कि गति का नियम ये है, गति का नियम ये गति का समीकरण है, अलग अलग केस में ये गति के समीकरण अलग अलग हो जाते हैं, बेसिक तो यही है। अब देखो गति का नियम और बल क्या होता है, पहले तो बल के बारे में पढ़ते हैं, ये लिख लियो बेटा, लिखो बल क्या होता है बेटा, अगर बल के बारे में पूछे अगर कोई बल के बारे में तो क्या बताओगे, बल क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। चलो एक चीज लिखे हम लोग, बल, ये तुम ही लोग पढ़ाओगे, बल किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिभाषा होगा क्या, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, ये तो इसका गुण हो गया ना, परिभाषा क्या होगा, इसको बोलेंगे बल। दो वस्तु की स्थिति में आकृति परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास, आकृति में बदल देगा, बदल देगा, बदल दिया, जैसे आटा छानते हैं, बदल, पहले ये बताओ बदला, बदला क्या हुआ, तब कैसे पता चले बल लग रहा है, बल लग रहा है कभी कभी कैसे, अरे मतलब बल वाला नहीं बोल रहे, परिवर्तन क्या बोले हो तुम, सही बोले बताओ,
बोलो। बल व भारी धक्का या खिंचाव। रुको रुको, ध्यान रखो। बल वह बाह्य कारक है, ये ध्यान रखो, है ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड के, जो किसी पिंड के अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर दे या करने का, या करने का प्रयास करे। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि आपने अवस्था में परिवर्तन कर दिया। अवस्था स्थिति भी लिख दो, स्थिति तथा अवस्था, स्थिति तथा अवस्था। स्थिति मतलब कि अभी कोई पॉइंट ए पॉइंट पे है, ए से स्थिति तथा अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जैसे स्थिति कैसे बदली, अगर मान लो कि कोई पिंड ए पॉइंट पे है, ए से कहां गया, बी पे चला गया, बी से सी पे, डी पे, ऐसे चलता गया। अब उसका अवस्था कैसे बदले, अवस्था कैसे बदलेगा, अवस्था कैसे बदलेगा जी। जैसे बोला था आटे को गूंथ दिए हम लोग, आटा था भूसा हुआ जैसा, उसको हमने पानी मिला के उसका अवस्था चेंज कर दिया उसका। क्या किए, आकार बदल दिए, अवस्था बदल दिए, आकार भी हो गया। चलो ठीक है, अवस्था स्थिति आकार हो गया। आकार स्थिति तथा अवस्था में परिवर्तन कर दे तो कर दे या करने का प्रयास करे। हाँ, तो अवस्था भी बदल सकते हैं। सॉलिड था उसको कूच के पानी बना दिए, कूचते रहोगे तो पानी में चेंज होता रहेगा बर्फ, अवस्था बदल जाएगा, आकृति भी बदल जाएगा, आकार भी बदल जाएगा, बदल सकता है ना, बदलेगा ना। जैसे सोता है उसको दबा दो, आकृति बदल गई, छोड़ दो फिर से उसी आकृति में आ जाएगा। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में या आकार में, आकृति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं है कि वो अवस्था में परिवर्तन कर देगा। देखो मान लो अब ये बल कैसे कार्य करेगा, और कुछ बताओ बल के बारे में, बल के बारे में कुछ और बताइए, और कोई बताइए कुछ, बल क्या करता है, बल के बारे में कुछ और बताइए। अच्छा बल का मात्रक बता दीजिए। हाँ, बल का मात्रक जूल होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, खास, हाँ न्यूटन, या इससे और डाइन भी होता है, डाइन, डाइन बहुत खतरनाक, ठीक है। डाइन, एक डाइन, दो डाइन, तीन डाइन, न्यूटन डाइन से बड़े हैं, मतलब न्यूटन जो मात्रक है डाइन से बड़ा है, ठीक है। कौन इसका नाम रख दिया वो डाइन यार, डाइन याद रहेगा, डाइनिया तो याद रहेगा, ठीक है, डाइन। अच्छा देखो, इसी बल के आधार पर, बल के बारे में बताया कौन था सबसे पहले, न्यूटन, सबसे बड़ा कलाकार न्यूटन है, सबसे ज्यादा परेशान वही किया हम लोग को, है ना। न्यूटन, अभी तो न्यूटन के बारे में लोग कुछ नहीं जानते हो, अभी बड़े क्लासेस में जाओगे तब समझ जाओगे, बाप रे न्यूटन कहाँ संति, ठीक है। तो न्यूटन है भैया। और बल को जो हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एफ से, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और इसी को प्रदर्शित करते हैं एफ से, एफ। बल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि, अदिश है ना। कैसे अदिश हो जा रहा है यार, तुम्हारा गड़बड़ा जा रहा है कॉन्सेप्ट, कैसे अदिश है बताओ। बल में क्या बताया था, किसी निश्चित दिशा में बल लगाएंगे तभी वो बल कार्य होगा, नहीं तो होगा नहीं। दरवाजा को खोलना है, अगर बंद करना है तो बल इधर, और खोलना है तो बल, तो बल के लिए डायरेक्शन जरूरी है ना, इसलिए बल क्या है, सदिश राशि। बल क्या है, सदिश राशि।
अब बल का फार्मूला होता है बेटा, एक पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। बल का फार्मूला था F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। F क्या है? लगाया गया बल। F क्या होता है? लगाया गया बल, लगाया गया बल। M क्या है? जिस पर हम बल लगा रहे हैं, पिंड का द्रव्यमान। और A क्या है? त्वरण। किसके अंदर त्वरण? जो पिंड है उसके अंदर क्या त्वरण? F बल लगाने पे किसी यम मास के पदार्थ पे कितना परिवर्तन, त्वरण में कितना परिवर्तन आया है, वही क्या हो गया? लगाया गया बल। या किसी पिंड पर लगाया गया बल, उसमें उसके द्रव्यमान, उस कण के द्रव्यमान तथा उस कण में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। होगा ना? अरे भाई, F बराबर क्या है? F बराबर m इंटू ए। अर्थात F को क्या बोलेंगे कि किसी पिंड पर लगाया गया बल, लगाया गया बल उस पिंड के द्रव्यमान, उस पिंड के द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? यम। द्रव्यमान यम तथा उसमें उसमें उत्पन्न त्वरण, उसमें उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के, हाँ, गुणनफल के बराबर होता है। समझ गया बेटा? मतलब F बराबर यम में। ऐसे भी परिभाषा बता सकते हैं ना कि किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आसान है। एक चीज और बेटा देखो, F प्रोपोर्शनल टू m है। जो लगाया गया बल है वो द्रव्यमान के समानुपाती होगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? अरे ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि नहीं? यम अगर बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा ना? A बढ़ेगा तो F फिर से बढ़ेगा। मतलब F प्रोपोर्शनल टू यम और F प्रोपोर्शनल टू A। अगर यम भी बढ़े, A भी बढ़े, तो आपका F भी बढ़ेगा। समझ गए ना कि अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो उस पर लगाया गया बल भी बढ़ेगा। नहीं सब देखो बेटा, इधर ध्यान दो। F बराबर m गुणे A है। अगर मान लो ये 2 है, ये 2 है तो 4 होगा। मान लो ये 3 और 3 है तो ये और ज्यादा हो जाएगा ना। मतलब यम 6 नहीं 9। अगर यम बढ़ेगा, यम का वैल्यू बढ़ाएंगे तो F बढ़ेगा ना। अरे वह गुणा करके तो आ रहा है। समझ गए ना? तो यम और ये बढ़ेगा तो F लगाया गया बल बढ़ेगा। मतलब त्वरण ज्यादा उत्पन्न हुआ तब भी फोर्स ज्यादा लगा है। कैसे? गाड़ी चलती है, एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन, त्वरण ज्यादा होता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल ज्यादा होगा ना, तभी तो तेज जाएगी। अरे इंजनवा का बल ज्यादा हो जाएगा तभी गाड़ी तेजी से जाएगी। और जहां एक्सेलरेशन कम किए तो उसका द्रव्यमान तो वही है गाड़ी का, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो गया, एक्सेलरेशन कम हो गया तो बल भी कम हो जाएगा। आया समझ? गाड़ी से समझ जाओ, है ना? तो अगर हम ये काम किए, दूसरा काम अगर ए हम घटा दिए और यम भी घटा दिए तो आपका F भी घट जाएगा ना। देखो ना ध्यान से। कोनो बच्चा हम 2 किलो का तो उनको उठाने में आसानी होगा, और कोनो 20 किलो के हैं तो उनको उठाने में दिक्कत होगा ना। तो बल ज्यादा लगेगा। मास ज्यादा, बल ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा, बल ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, बल कम, मास कम, बल कम। आया समझ? नोट कर लीजिए इसको। अरे ये खत्म नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस बेसिक चीज बता रहा हूँ कि क्या है इस चैप्टर में। ओनली गिविंग इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। इसको कॉपी पे लिख लेना, ठीक है? ऐसा मत करना कि सर इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे तो लिखेंगे।
लिख तो रहेगा। अरे कॉपी पे लिख रहे हो, फेयर पे भी लिखना। देखो अब बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन बोल रहा है? ये बोले कौन और कौन? बना लेना, कभी चेक ना करूं मैं, ठीक है? अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं बोलते। स्कूल में तो खुद ही पढ़ाई हो रही है ना? स्कूल का बना है। हाँ, तो यहाँ जरूरी है कि नहीं? स्कूल के सिवा यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि स्कूल में सब कुछ सीख लिए हो, है ना? इसीलिए ना। तो बल दो प्रकार का होता है, संतुलित और संतुलित बल और असंतुलित बल। आप लोग किताब खोल के अगर पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैं सब पढ़ा दिया। जो बेसिक भूमिका बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाती है। ये तो लाइन टू लाइन लिखाने का मतलब नहीं। संतुलित बल का मतलब क्या है? कि जैसे कि मान लो कि दो ठो पिंड हैं, ये दोनों एक दूसरे पे जो बल लगा रहे हैं, मान लो कि ये F1 इसके ऊपर लगा रहा है ना? F1 बल ए और बी पिंड है, इसका बल क्या है? Fa, और इसका बल क्या है? Fb है। जैसे रस्सा कस्सी हो रहा है, इधर से वो खींच रहे, उधर से वो। अगर दोनों ही बल क्या है? संतुलित, ये भी बराबर वो भी बराबर, तो क्या किसी को कोई खींच पाएगा? तो मतलब जब बल लगाया गया, बल दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगाया गया बल क्या हो? बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? संतुलित बल। मतलब जब Fa बराबर Fb, तो इस बल को क्या बोलेंगे? संतुलित बल। अच्छा देखो, संतुलित बल का एग्जाम्पल क्या है? जैसे पृथ्वी है, सूरज के ऊपर बल लगाई है और सूरज पृथ्वी के ऊपर बल लगा रहा है, इसलिए वो सब स्थिर है। स्थिर है ना? पृथ्वी एक जगह गति करती है, एक सेल में गति करती है। उसका कारण क्या है कि उनका जो बल है एक समान है। अगर सूरज का ज्यादा बल हो गया तो खींच लेगा, और कुल ग्रह का ज्यादा बल होगा तो भाग जाएंगी छोड़ के, है ना? सूरज अकेला रह जाए बेचारा। ठीक है, तो उन दोनों का बल क्या है? संतुलित। जितना ये लगा रहा है उसके ऊपर, वो भी उतना उसके ऊपर लगा रही है, इसलिए एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर बल लगाए हैं। कोई भी पिंड है, उनके बीच में आकर्षण बल होता ही होता है। अब ये मत सोचो कि सर हम आकर्षण बल में बंधे हुए तो कैसे हम घरे चल गए। लेकिन पृथ्वी से दूर नहीं जा सकते। पृथ्वी को छोड़ के ऐसे उछड़ो, उछड़ जाओ कि चल जाए तारा पे, नहीं जा पाओगे ना। उसका रीजन क्या है? कि हर एक कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना दिखाई देने वाले बल से जुड़े हुए हैं। बल कभी दिखाई देता है क्या? देखो 2 किलो बल मारा बब्बा, ऐसा होता है क्या? उसका नापने का वैसे दिखता नहीं है बल, बस हम महसूस कर सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा जोर से थप्पड़ मार मतलब ज्यादा बल लगा, कम धीरे से मारे तो मतलब कम बल लगा, बस हम एहसास कर सकते हैं। मैं क्या बोला कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाए हुए हैं। इसी कारण हर एक पिंड इस विश्व में टिका हुआ है, नहीं तो हर चीज क्या होता? खत्म हो जाता। चलो, असंतुलित बल में कोई भी किसी को किधर भी धक्का मुक्की नहीं कर सकता। लेकिन असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल है जैसे कि मान लो दो ठो पिंड है, Fa और ए और बी, ए और बी। इस पे Fa लग रहा है, इस पे Fb, ये बल लगा रहा है Fa, ये लग रहा है Fb, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। मान लो कि Fa जो है Fb से बड़ा है, या Fa Fa से Fb से छोटा है। इन दोनों केस में ही ये बल क्या होगा? असंतुलित बल होगा। अगर अगर क्या होगा कि बी ए पे ज्यादा बल लगाएगा तो ए खिसक जाएगा, ए बी पे ज्यादा लगाएगा तो बी खिसक जाएगा, तो वे अपने अवस्था नहीं, स्थिति में परिवर्तन कर देंगे। तो जब असंतुलित बल रहता है तभी कोई चीज गति की अवस्था में आती है।
अगर संतुलित रहेगा तो गति की अवस्था में नहीं आएगी। कोई भी अवस्था परिवर्तन होगा तो असंतुलित बल में, संतुलित बल में नहीं होगा। अगर संतुलित बल में अवस्था परिवर्तन होता तो पता क्या होता, धरती कभी लोहे का बन जाती, कभी पत्थर की बन जाती, कभी सोना बन जाता, कभी चांदी बन जाता। लेकिन ये सब चीज बनवा दे तो तुम भी सोने के हो जाओगे, पथरी सथरी कुल सोना हो जाएगी, फिर पिघलेगा भी नहीं, वो पिघलेगा तो फिर लुढ़क जाओगे। ये समझ सोचो कि पिघल जाएंगे तो हम फिर से इंसान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो संतुलित बल में गति नहीं होगी, लेकिन असंतुलित बल के कारण क्या होता है, गति। मान लो कि जो घर्षण बल लग रहा है, साइकिल जो चल रही है, अगर घर्षण बल ज्यादा लग जाए तो चलेगी क्या है? और ये मारेगा एकदम कांटा छिड़क दो 10 किलोमीटर तक, बड़ा बड़ा चलेगी वहां? पहाड़ पे साइकिल चला लो, नहीं चलेगी ना, घर्षण बल वहां ज्यादा है। तो जैसे मैं बता रहा था कि मान लो कि साइकिल का पहिया है, अगर कोई बल इधर लगा रहा है, मान लो कि एफ पे इधर लग रहा है, और इसके ऊपर फ्रिक्शन बल लग रहा है एफ आर, घर्षण बल, मतलब अगर एफ ए एफ आर के बराबर हो गया तो क्या ये साइकिल चलेगी? गति नहीं होगा, समझ रहे हो ना, रुक जाएगा। या एफ ए छोटा हो एफ आर से तो ये तो एकदम रुक जाएगी साइकिल। अगर अब मान लो कि एफ ए जब बड़ा होगा एफ आर से, तभी ये साइकिल क्या आएगी, गति में होगी। समझ रहे हो बात? तो हमें पढ़ना क्या है, असंतुलित बल, संतुलित बल पढ़ना नहीं है। और इसी संतुलित के बल के कारण गति होती है, और हम पढ़ते हैं गति के नियम। गति के नियम 3 है, कौन कौन से? जड़त्व का नियम, और बल गतिकी के नियम, और एक क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जो गति के नियम, इसको मिटा दूं, लिख लिए? यस सर। कहाँ सर, क्या टाइम हो रहा है? मोबाइल वाले इंसान। चलो, अब गति के जो नियम है, ये 3 नियम है बेटा। ठीक है, गति के नियम 3 है, कौन कौन से? पहला नियम है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, एफ बराबर नियम में। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। जाओ, तुम लोग को खत्म हो गया पूरा, खत्म। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कितने नियम हो गए? 3, 2 और ये तो बता दिया आप लोग को कि किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण, उसके अंदर त्वरण जो उत्पन्न होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बता रहा हूं। जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम क्या है कि कोई भी पिंड जो है, कोई भी वस्तु जो है, वस्तु हमेशा अपने वर्तमान अवस्था में रहना चाहती है, वर्तमान अवस्था या स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। समझ गए? अगर आप गति की अवस्था में हो तो गति की अवस्था में ही रहना चाहोगे। जैसे अब चल रहे हो, एकदम मस्त हवा चल रही है, तो मन नहीं करेगा कि रुके? नहीं करेगा ना मन, जब तक कि ब्रेक मार के रुको ना। समझ रहे हो ना? कोई भी वस्तु है हमेशा अपने वर्तमान स्थिति में ही रहना चाहती है। अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहिए, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, जब तक कि उसके अंदर कोई परिवर्तन ना करे। जैसे आप बैठे हो तो बैठे ही रहोगे जब तक कि कोई धक्का ना मार दे, है ना? जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में चलना चाहोगे अगर चल रहे हो तो। और कोई दोस्त मार के धकेल दिया आके तो उधर चले गए, तो जब तक कोई बाह्य बल लगेगा आपका स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा।
पहला नियम ये है। दूसरा नियम तो बता दिया बराबरी हमने। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का। जितना बल आप लगाते हो किसी के ऊपर उतना ही बल वो लगाएगा आपके ऊपर। एक थप्पड़ में जोर से मारा था मतलब बराबर हिसाब। आपका गाल भी मेरे हाथ पे उतना ही बल लगाए जितना मैं लगाया, है ना। अब किसी दोस्त को मारना तो बोल देना बराबर तो हो गया, तू भी तो इतनी ताकत से मारा मुझे, है ना। फिर बोलेगा रुक जा तो फिर मैं भी बराबर करता हूँ, है ना। तो ये क्या है? किसी पिंड पर लगाया गया बल एफ ए बराबर एफ बी हमेशा होता है कि किसी पिंड पे आप जितना बल लगा रहे हो तो वो पिंड उतना ही आपके ऊपर बल लगाता है। समझिए, ये तीसरा नियम हो गया। अभी तो मैं बेसिक बताया हूं स्टार्टिंग कि इस चैप्टर में पूरा है क्या क्या पढ़ना है हमें। ये आपका बेसिक हो गया। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल। कल तो आप लोग की छुट्टी है ना, यहाँ की नहीं स्कूल की। गलती से तुम ये मत समझ बैठो कि सर ठीक है कल नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, कल नहीं आएंगे। तो कल आप लोग की रहेगी छुट्टी, यहाँ की नहीं स्कूल की। आप लोग टेस्ट कब दोगे? एक तो टेस्ट दे दिए